सभी का फिर से SR आदर्श स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो अपन चौथा लेसन पढ़ रहे थे उसमें जो अगला पॉइंट है वो है गण पूर्ति कोरम। अब देखिएगा ये गण पूर्ति कोरम होता क्या है, एक निश्चित सदस्य संख्या निर्धारित कर दी जाए कि कोई काम शुरू करने के लिए इतने सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है, उसको बोलते हैं गण पूर्ति कोरम। जैसे कि स्कूल के अंदर अपने स्कूल की बात करो, यह हो गया कि 50 स्टूडेंट आएंगे तभी क्लास लगेगी, यानी ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ऐसा नियम बना दे तो इसको बोलते हैं गण पूर्ति कोरम। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूनतम वह सदस्य संख्या जिनकी उपस्थिति से ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी, यानी ये जो सदस्य संख्या है वो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होगा। और ये जो 10वां भाग है, जैसे कि लोकसभा के अंदर यदि 55 सदस्य आएंगे तो लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, और इसके अंदर पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्य संख्या है ये 10 यानी 55 सदस्य। वैसे ही राज्यसभा के अंदर यदि 25 सदस्य उपस्थित होंगे तो ही कोई कार्रवाई शुरू होगी, अन्यथा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई शुरू नहीं होगी। इसको बोलते हैं गण पूर्ति कोरम। तो आपको ऐसे लिखना है गण पूर्ति कोरम के अंदर वह निश्चित सदस्य संख्या जिनकी उपस्थिति से ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, इसको गण पूर्ति कोरम बोलते हैं। यानी वो सदस्य संख्या जितने लोग उपस्थित होंगे उसके बाद ही कार्रवाई शुरू होगी, और ये होगा ये जो गण पूर्ति कोरम है, गण पूर्ति कोरम पीठासीन अधिकारी सहित उस सदन की संख्या का 10वां भाग होगा। यानी पीठासीन अधिकारी सहित 10वां भाग होगा। लोकसभा में ये संख्या 55 होगी, यानी कि ये लोकसभा की 545 सीटों का 10वां भाग, और यही संख्या है राज्यसभा में यह संख्या 25 होगी, जो कि है राज्यसभा की 245 सीटों का 10वां भाग होगा। इसमें देखिएगा कि गण पूर्ति कोरम आपसे इतना पूछते ही ये होना चाहिए कि वो निश्चित सदस्य संख्या उतना उपस्थित होने के बाद ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी, यानी वो निश्चित सदस्य संख्या जिनकी उपस्थिति से ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सदन के अंदर चाहे लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो। और इस गण पूर्ति कोरम में क्या होता है, पीठासीन अधिकारी जो अध्यक्ष होता है या राज्यसभा का सभापति होता है उसको साथ में शामिल किया जाता है। पीठासीन अधिकारी सहित उस सदन की संख्या का 1/10 यानी 10वां भाग उपस्थित होना अनिवार्य होता है। इतना उपस्थित होने पर ही कार्रवाई शुरू होगी। ये सदस्य संख्या है। देखिएगा लोकसभा के अंदर है, सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए कम से कम 55 सदस्य उपस्थित होंगे, और ये 55 सदस्य हैं जो वर्तमान की जो 545 इन जो सीटें हैं उसका 10वां भाग होगा, जबकि राज्यसभा में ये जो संख्या है वो 25 होगी। और ये जो 25 संख्या है वो वर्तमान की जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है उस सीट का 10वां भाग होगा।
देखिएगा जो संसद में भाषा है, यानी कि जो संसद के सदस्य हैं वो संसद को जब संबोधित करेंगे, तो किन किन भाषाओं के अंदर हैं वो अपना भाषण दे सकते हैं या बोल सकते हैं। इसका उल्लेख है, संसद की भाषा का उल्लेख है आर्टिकल 120 में, और इस अनुच्छेद 120 में ऐसा लिखा गया है कि सदन में कि संसद के सदस्य हिंदी या अंग्रेजी भाषा में भाषण दे सकते हैं। जबकि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा ये भी लिखा गया है, नोट लगा के लिखना है कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति से अपनी मातृभाषा में भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखिएगा कि जो संसद की जो भाषा है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 120 में, और इसमें लिखा गया है कि संसद के जो सदस्य हैं या तो हिंदी में बोलेंगे या फिर अंग्रेजी में बोलेंगे, और इनके अलावा है या हिंदी और अंग्रेजी में कोई नहीं बोल रहा है या जिसको हिंदी अंग्रेजी में नहीं बोल रहा था, वो क्या है कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति से, पीठासीन अधिकारी का हो गया लोकसभा का तो अध्यक्ष हो गया, और राज्यसभा का हो गया राज्यसभा का सभापति, इनकी अनुमति लेने के बाद में वो मातृभाषा में भी बोल सकते हैं। और ये जो मातृभाषा है अनुसूची 8 के अंदर जिन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उन भाषाओं में से किसी भाषा पर वो बोल भी सकते हैं। देखिएगा कि मंत्रियों व महान्यायवादियों को संसद में जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं वो क्या है, एक देखिएगा आर्टिकल 76 है, और आर्टिकल 76 और अपन यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 88 की। तो यहाँ 76 में क्या है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, और ये जो भारत का महान्यायवादी होता है वो है कि केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए जो सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है उसको महान्यायवादी बोलते हैं, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। तो आर्टिकल 88 के अंदर ये बात जो लिखी गई है आर्टिकल 88 में लिखी गई है, और 88 में ये बात है कि महान्यायवादी व मंत्रियों को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। यानी कि जो महान्यायवादी है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, न तो राज्यसभा का होता है न लोकसभा का होता है, फिर भी वो क्या है कि संसद की चाहे लोकसभा की बैठक हो रही है चाहे राज्यसभा की बैठक हो रही है उन बैठकों के अंदर है वो भाग ले सकता है। ऐसे ही जो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो भी राज्यसभा लोकसभा में किसी भी बैठक में यानी उस सदन में उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन महान्यायवादी को यदि किसी प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है तो महान्यायवादी के पास में ये अधिकार नहीं है कि वो मत दे, यानी मत देने का अधिकार नहीं है। जबकि जो मंत्री होते हैं जिस सदन से वो चुने होते हैं चाहे राज्यसभा से चुने होंगे तो राज्यसभा में किसी प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है तो वहां पर वोटिंग करेंगे, और लोकसभा से चुने हुए हैं तो लोकसभा में ही वोटिंग कर सकते हैं, यानी जिस सदन से चुने होंगे उस सदन की कार्रवाई में और उस सदन में जो प्रस्ताव रखे गए उस पर ही वोटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिएगा नोट लगा के लिखना है आपको, महान्यायवादी को किसी भी सदन में मत देने का अधिकार नहीं है। जबकि
जबकि मंत्रियों को मत देने का अधिकार है, लेकिन जिस सदन की उनके पास सदस्यता है, केवल उसी सदन में मत दे सकते हैं। यानी कि जो महान्यायवादी हैं और मंत्री हैं, ये संसद के किसी भी सदन, लोकसभा राज्यसभा में उपस्थित हो सकते हैं, इन कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। जबकि महान्यायवादी को किसी भी सदन में वोटिंग करने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इस कारण से वो वोटिंग नहीं कर सकता है। जबकि जो मंत्री होते हैं उनको वोट देने का तो अधिकार होता है, लेकिन जिस सदन से चुने होते हैं उसी सदन की कार्रवाई में वो यानी जो प्रस्ताव लाया गया है तो उस पर वोटिंग कर सकते हैं, अन्यथा दूसरे सदन में वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं लेकिन उपस्थित हो सकते हैं।